हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। हम लोग यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे 17 जुलाई 2021 में जो हुआ था यहाँ पर शिफ्ट टू में। शिफ्ट वन का पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। 16 जुलाई का जो शिफ्ट वन शिफ्ट टू दोनों वो पेपर भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर 17 जुलाई का जो शिफ्ट टू का पेपर है उसके हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करना है। आज के इस लेक्चर में इस वाले पेपर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, यहाँ पर हम कर लेते हैं शुरू फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है हमसे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेलिंग इट टू चेंज द स्टेट। यानी कि किसी बाहरी बल द्वारा, कोई बाहरी बल लगेगा जब अपनी अवस्था को बदलने के लिए मजबूर किए बिना अपनी गति अवस्था या विराम अवस्था न बदलने का। अपनी मेन चीज़ समझो यहाँ पर कि जो उसकी क्या है, पिंड की, कोई भी यहाँ पर पिंड है, उसकी अपनी गति अवस्था या फिर विराम अवस्था को न बदलने का किसी पिंड का जो गुण कहलाता है। अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहता है, अगर वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहता है। तो ये वाला जो गुण होता है, उसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट विथ 600 मेगावाट कैपेसिटी इज बीइंग सेट अप ऑन। ये 600 मेगावाट क्षमता वाला ठीक है, 600 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ये उस टाइम का रहा होगा, ठीक है, जब पेपर हुआ था। तो यहाँ पर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ओमकारेश्वर डैम यानी कि ओमकारेश्वर बांध जो है यहाँ पर वो स्थापित किया जा रहा था। अभी का पता नहीं, अभी देख लेना जो भी हो स्थिति। ठीक है, यहाँ पर टू रिड्यूस रिवर्वेशन द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विथ। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं तो वहाँ पर आवाज़ें गूंजती हैं। क्या होता है, वहाँ पर आवाज़ें गूंजती हैं। हम यहाँ से बोल रहे हैं तो आवाज़ गूंजने का काम करती है वहाँ पर। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, यानी कि उस चीज़ से यहाँ पर बचने के लिए जो छतें होती हैं, यानी कि छतें होती हैं और दीवारें होती है किस चीज़ की, ऑडिटोरियम की। ठीक है, ऑडिटोरियम की छतें दीवारें जो होती हैं उनको किस चीज़ से यहाँ पर ढका जाता है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो आपको पता होगा उनको किस चीज़ से ढका जाता है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी कि ध्वनि अवशोषक पदार्थों से उनको ढका जाता है, कवर किया जाता है। ठीक है ना, तो फिर वहाँ पर जब साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा देंगे तो साउंड फिर वहाँ पर दोबारा टकरा के वापस नहीं मिलेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया गया था और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यस, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है किस में, सिल्वर एंड क्लोरीन में किस चीज़ के द्वारा, लाइट के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू कलर। तो जो सिल्वर क्लोराइड का कलर है वो कैसा हो जाता है, कैसा यहाँ पर कलर देखने को मिलता है, ग्रे कलर देखने को मिलता है, वाइट कलर देखने को मिलता है, ब्लैक या फिर ब्राउन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर कलर जो देखने को मिलता है ग्रे कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे क्या पूछता है, वेयर इज द नादिस। ठीक है, नादिस क्या है, जल संचयन की विधियाँ है, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है। तो यहाँ से आपको देख ही रहे होंगे आप अपने यहाँ पर 3-4 पेपर सॉल्व कर लिए हमने। तो हर पेपर में यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक पूछ रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको सारे के सारे वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर मेथड्स देखने हैं कि कौन सी मेथड कहाँ पर यूज की जाती है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है नादिस जल संचयन विधियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है, राजस्थान में पाई जाती हैं। अभी तक हम कम से कम 5-6 तो हमने देख ही लिए यहाँ पर। ठीक है, क्या ये जो जल संचयन की विधियाँ हैं धीरे धीरे करके आपको सारे याद हो जाएंगे। और एक काम करना आप कि एक कॉपी पकड़ना अपने पास, उसमें एक पेज में ये सारी चीज़ें लिख लेना। जैसे आप कॉपी में क्या कर सकते हो, और जैसे हमारे पास क्या थे, जो क्या हैं नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बर्ड सेंचुरी हो गई, और जो वेटलैंड्स हैं, सारे के सारे एक कॉपी पकड़ो और उसमें पेज में लिख दो। ठीक है, ताकि बार बार उनको देख सको, आपको तो चीज़ें याद हो सकेंगी क्योंकि वहाँ पर से क्या आना आपके पास जरूर क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। हाँ देखिए, वेयर डज अ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट when allowed to rotate about a horizontal axis at the magnetic north pole point of the earth's surface। यानी कि पृथ्वी की सतह के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बिंदु, पृथ्वी की सतह के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बिंदु पर एक क्षैतिज अक्ष
के चारों ओर घूमने की अनुमति के चारों ओर घूमने की अनुमति देने पर एक चुंबक कंपास की सुई कहाँ इंगित करती है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। क्या वो द कंपास नीडल मेक्स नो सिग्निफिकेंट मूवमेंट, यानी कि कंपास की सुई कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं करेगा, या फिर द कंपास नीडल पॉइंट्स अपवर्ड्स, या फिर जो कंपास की सुई है ऊपर की तरफ यहाँ पर इंगित करेगा, पॉइंट करेगा। द कंपास नीडल पॉइंट्स डाउनवर्ड, या फिर और नीचे की तरफ यहाँ पर इंगित करेगा, या फिर द कंपास नीडल कीप्स रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि वो दक्षिणावर्त सुई की जो कंपास की सुई है वो दक्षिणावर्त दिशा में यहाँ पर घूमता रहता है। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें वो कहता है कि जो नीडल है, कंपास की जो नीडल है वो किधर की तरफ इंगित करेगा, पॉइंट करेगा डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ यहाँ पर वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यस, प्लांट्स ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ होती है, इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन, वो कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर ली जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है स्पेशलाइज्ड रीजन में ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड। तो देखो, कुछ ऐसी जगहें होती है पौधों में जहाँ पर सिर्फ उन्हीं जगहों पर क्या होती है, यहाँ पर ग्रोथ होती है। जैसे कि हमने देखा होगा जो स्टेम का टॉप वाला पार्ट रहता है, सीड्स कहा जाता है, जैसे वहाँ पर एक तो वहाँ पर देखने को मिलता है, एक हमारे को देखने को मिलता है जो स्टेम होता है, स्टेम के किनारों पे यहाँ पर देखने को मिलता है, और जैसे रूट्स होते हैं, रूट्स के टिप्स पर यहाँ पर हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ स्पेशलाइज रीजन है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड यहाँ पर रीजन है, कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं, ठीक है। तो वो किसके कारण यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट टिश्यू के कारण होती है, परमानेंट टिश्यू के कारण होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है, फिर ओल्ड डेड टिश्यू के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको पता होगा, जो यहाँ पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं, इनके कारण यहाँ पर ये देखने को हमको मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्या है, दी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो स्थित पक्षी अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो यहाँ पर नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, नेलापट्टू यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है, वो यहाँ पर कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको क्या करना है, इन तीनों का भी पता करना है। ये जो तीनों के तीनों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ये भी तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे, कहीं ना कहीं लोकेटेड होंगे, तो वहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें भी पढ़नी होंगी। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स डिनाइट्रीफाइंग फंक्शन एंड रिटर्न नाइट्रोजन टू एटमॉस्फेयर, यानी कि नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड होंगे यहाँ पर, ठीक है, उनसे क्या बन जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन बन जाएगा, और वो नाइट्रोजन कहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, वायुमंडल में, यानी कि एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा। तो वो कौन करता है ये काम, यानी कि नाइट्रोजन को वायुमंडल में वापस लौटाता है, किसके कारण, विनाइट्रीकारी का कार्य, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का कुछ कंपाउंड होगा, उससे क्या कर देगा, वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो कौन है वो, बाइफिडोबैक्टीरियम है, या फिर एग्रोबैक्टीरियम है, या फिर रास्टोनिया है, या फिर यहाँ पर स्यूडोमोनास है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो यहाँ पर क्या है, डिनाइट्रीफाइंग का काम करता है, वो काम करता है यहाँ पर स्यूडोमोनास यहाँ पर डिनाइट्रीफाइंग का काम करता है। अगर बात करें यहाँ पर डिनाइट्रीफाइंग का, तो सिर्फ यही नहीं है, 2-3 और भी बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपको याद रखने हैं, आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर डिनाइट्रीफाइंग फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द total linear momentum of the system if the total external force on the system is 0, यानी कि तंत्र पर कुल बाह्य बल शून्य तो है, तो तंत्र पर कुल रैखिक संवेग क्या होगा, यानी कि F, तो नेट F क्या है, F नेट यहाँ पर 0 दे दिया उसने, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि उसका जो यहाँ पर मोमेंटम होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि जो F होता है, F क्या होता है, यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, ठीक है, dp/dt, और ये जीरो कब आ जाएगा ये जीरो कब आएगा, जब ये चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये चीज़ जब यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पर जब उसका डेरिवेटिव करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करके क्या आता है, यहाँ पर वैल्यू 0 निकल कर आती है। आई थिंक आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता हो, लेकिन इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर, जब P कांस्टेंट रहेगा तभी जाकर ये F यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि P क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आप लगा सकते हैं। ये जो लॉ आपको पता है, ये हमको पता है कौन सा वाला होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको पता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है,
कि जो क्या होती है किसी उस पे किसकी मोमेंटम चेंज, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज उस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस पर लगने वाला जो बल होता है, यानी कि उसके मोमेंटम में जो चेंज रहेगा वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यहाँ पर लगने वाले फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप करा गया है। अगला देखते हैं, टू फोर्सेज विच आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड। दो बल जो समान हैं, दो बल क्या हैं जो समान है और विपरीत दिशा में हैं, कहलाते हैं। यानी कि इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि बैलेंस कर देंगे। तो उनको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाएगा, संतुलित बल कहा जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का आइसोटोप अगर आपको पता हो तो ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों के तीनों आपको पता हैं, अब तक तो पता चल ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप। क्या क्वेश्चन पूछता, हाँ, व्हाट इज द वेव मोशन इन केस अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस बाय। किस चीज से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल से यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कौन से वेव यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्राध्वनिक तरंगे यहाँ पर क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही है, उत्पन्न हो रही हैं। किससे उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। कहाँ, एयर में, एयर में हो रही हैं। तो वो किस तरीके के यहाँ पर क्या बनाने वाली हैं, वेव्स बनाने वाली हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये बनाने वाली हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे केवल ये बनाने वाली हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द लेयर ऑफ रॉक थ्रो विच वाटर परकोलेट्स डाउन इज नोन एज। यानी कि चट्टान की वह परत जिससे होकर पानी प्रसारित यानी रिश्ता होता है, कहलाती हैं। क्या कहलाती है, यहाँ पर युवाला कहलाती है, जलभूत कहलाती है, स्टेलेक्टाइट कहलाती है, स्टेलेगमाइट कहलाती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पर एक्विफर। एक्विफर यानी कि जलभूत वाली जो यहाँ पर क्या है, चट्टान की परत है, उसको क्या उसी को वहाँ पर से क्या होती है, यहाँ पर पानी प्रसारित होता है, परकोलेट होता है। देख लेना इसको, इसका आंसर नंबर क्या है, यहाँ पर बी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। जो भारत था, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन इसमें ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, दामोदर घाटी परियोजना, इसमें तो लिख ही दिया है। ठीक है, ये हटाना भूल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बीओडी। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर क्या होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाता है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पर जीव होते हैं, इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ किस चीज़ में, मेटाबोलाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। जो मैटर क्या रहता है, ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि पानी जो है, पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है उसका यहाँ पर क्या करना है, किस चीज़ में मेटाबॉलिज्म कर। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है यार, उसका डिकम्पोजिशन, साफ सी बात, उसका क्या करना है, डिकम्पोजिशन, उसको तोड़ने वगैरह के लिए जो यहाँ पर चाहिए होता है ऑक्सीजन की डिमांड, जितने ऑक्सीजन का यहाँ पर आवश्यकता होती है उस चीज़ को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसी को हम यहाँ पर बीओडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया था, उससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को यहाँ पर डिनोट करने के लिए, मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, उसको यहाँ पर दिखाने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं यार, कूलाम करते हैं। चार्ज का यहाँ पर यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। आई थिंक आपको ये पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या होती है, सबको पता है, मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये कौन सा है तेलंगाना में स्थित जल संचयन बांध कौन सा है, इनमें से कौन सा, वाटर हार्वेस्टिंग डैम लोकेटेड इन तेलंगाना। तो तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर श्री राम सागर जो यहाँ पर बांध है वो क्या है, तेलंगाना में स्थित जल संचयन बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज ड्रॉप, ये वाला ड्रॉप, ये वाला भी ड्रॉप, ये वाला भी ड्रॉप। भाई साहब कितने सारे ड्रॉप हो गए यहाँ पे। हाँ, ये वाला देखते हैं, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू दी
एयर दैट हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया उसने भाई 1.33 यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पर उसने कितना दिया है, उसने दिया है 1.33, इतना दे रखा है। और अगर मैं फार्मूला निकालूँ, यहाँ फार्मूला बताऊँ, यहाँ पर क्रांति कोण बोल रहा है ना, कैसा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर मैं फार्मूला देखूँ एन डब्ल्यू इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल आई सी। ठीक है, साइन आई सी यहाँ पर हो जाएगा, आई सी को थोड़ा स्मॉल आई सी कर दें, ठीक है, साइन आई सी यहाँ पर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हमको निकालना है यहाँ पर साइन आई सी तो साइन आई सी निकल कर आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/1.33 इतना आ जाएगा। और यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आई सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 48.75। देख लेना यार कन्वर्जन क्या होता है, साइन इधर जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना होता है, कितना आएगा यहाँ से, तो ये सॉल्व करके देख लेना। फिर यहाँ पर से ये कौन साइन के किस वैल्यू के बराबर ये मान आता है, तो वो चीज़ें देख लेना। ठीक है, फिर साइन से साइन दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ पर आई सी की वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 48.75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नंबर सी निकल कर आ जाएगा 48.75। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर पैडी क्रॉप, धान की फसल के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, धान की फसल के लिए निम्नलिखित में सबसे अच्छा उर्वरक। ठीक है, फर्टिलाइजर सबसे अच्छा कौन है, तो एजोला पिनाटा जो है ये कहा जाता है कि धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो व्यू अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने यहाँ पर फॉर्मुलेट किया था, वो चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। तो आपको पता होगा कि जो स्वान था, स्लेडन एंड स्वान, उन्होंने यहाँ पर सेल थ्योरी प्रपोज की थी। स्लेडन एंड स्वान, ये क्या है, स्वान है। ठीक है, ये स्वान है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लेडन दे देता तो वो भी हमको यहाँ पर लगाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CH Cl3 यार, CH Cl3 ठीक है, CH Cl3 का कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, सबको पता है। क्लोरोफॉर्म का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, CH Cl3 यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप हो गया क्वेश्चन भी, फिर देखते हैं। या ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉकेट दैट होल्ड्स द ह्यूमन आई, मानव नेत्र को धारण करने वाले कोटर का नाम क्या है यार, मानव नेत्र को धारण करने वाले कोटर का नाम होता है कक्ष। ठीक है, ऑर्बिट, याद रख लेना इसको। मानव नेत्र को धारण करने वाले कोटर का नाम क्या होता है, उसका नाम यहाँ पर सॉकेट जो होता है, सॉकेट का क्या नाम होता है, तो ऑर्बिट होता है, उसको ऑर्बिट यहाँ पर हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the environment? Which is an environment treaty of the United Nations that provides a global platform for the conservation and sustainable use of terrestrial स्थलीय aquatic and avian migratory animals and their habitat। संयुक्त राष्ट्र की वह पर्यावरण संधि कौन सी है जो स्थलीय, जलीय और आसमान मोड़ने वाली जो होती है पक्षी या प्रवासी पशुओं और उनके आवासों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका सी है, बॉन कन्वेंशन, तो बॉन कन्वेंशन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर कन्वेंशन हुए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एक पेज में वो सब चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो सब चीज़ें भी आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि हर पेपर में उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको सारे के सारे यहाँ पर कन्वेंशन जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन उससे कंपलसरी यहाँ पर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। कॉपर एग्जाम्पल है एलिमेंट का, हाइड्रोजन भी एग्जाम्पल है, सिल्वर भी एग्जाम्पल है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, इट्स अ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दिया उसने बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसमें लगेगा टाइम। कार ए ट्रेवल्स एट 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार ए है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, कार बी है और कार सी है। ये अप्रोच कर रहे हैं किसकी तरफ, कार ए की तरफ। ये कार ए है, एक कार बी है, एक कार सी है। मैंने माना कार ए इधर की तरफ जा रही है, कार बी भी ए की तरफ आ रही है और कार सी भी ए की तरफ आ रही है। कार ए की यहाँ पर स्पीड दे दी उसने कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर दे दी। कार सी की स्पीड दे दी उसने कितनी, यहाँ पर कितना दिया रखा है भाई, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर कार बी की भी स्पीड दे दी उसने 54 किलोमीटर
पर आवर, इतनी चीज़ें दे दी इसने। ठीक है, अब क्या करेगा ये, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जब क्या होता है, जब ए से बी की दूरी क्या है 1 किलोमीटर है, और बी से ए से सी की दूरी भी क्या है 1 किलोमीटर यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर करने वाला है, जो कार बी है, ये कार बी को यहाँ पर क्या चढ़ा, इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, इसने बोला कि मेरे को जो सी है इसको जब ए को क्रॉस करेगा, जब ये सी ए को क्रॉस करेगा उससे पहले मुझे क्या कर लेना है, इस ए को क्रॉस कर लेना है, तो ये काम उसको करना है। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि दुर्घटना से बचने के लिए, ताकि दुर्घटना ना हो, बी द्वारा आवश्यक न्यूनतम त्वरण क्या होगा, कि बी कितना एक्सेलरेशन बढ़ा है कि वो पहले निकल जाए यहाँ से, ताकि यहाँ पर सी पहले न टकराए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके लिए चीज़ें यहाँ पर कर ली हैं पहले ही। तो हमको पता है ये कार ए है, ठीक है, ये कार बी है, ये कार सी है। कार ए इधर की तरफ जा रही है, बी भी उसके पीछे पीछे लगी हुई है, और सी इधर की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं यहाँ पर किस चीज़ की, तो इसकी स्पीड इतनी है 54 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी 54 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड है, इसकी 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँ इसको, तो 5/18 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो 15 मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा, इसका 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की। अभी क्या है, पहले 1000 मीटर और 1000 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है ना, दोनों के बाद बराबर डिस्टेंस यहाँ पर उसने कहा था, ए बी बराबर ए सी, दोनों के दोनों 1 किलोमीटर के बराबर कहा था, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर यहाँ पर होता है। आई थिंक ये चीज़ आपको पहले से पता हो सब चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो रिलेटिव स्पीड होने वाली है, रिलेटिव अगर मैं बी की बात करूँ, तो बी की रिलेटिव स्पीड ए के लिए, तो यहाँ पर वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस 10, क्योंकि 15 किसका है, 15 यहाँ पर बी वाले का है, और ए का कितना है यहाँ पर 10 है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर मैं बात करूँ तो 5 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। बात करूँ सी की रिलेटिव स्पीड की, तो सी की रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, वी सी माइनस वी ए माइनस 15 माइनस 10, तो यहाँ पर -25 यहाँ पर मीटर पर सेकंड क्या होने वाली है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होने वाली है किसकी, वी सी ए की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब मुझे ये चीज़ पता तो होनी चाहिए पहले कि बी, हमको पता है ना कि बी को सी से पहले यहाँ पर क्रॉस करना है, ए को बी को सी से पहले क्रॉस करना है, ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट ना हो सके। तो यहाँ पर सी के बारे में पता तो होना चाहिए उससे पहले कि सी कितना यहाँ पर कितने टाइम में कवर करेगा उसको, तो उसके हिसाब से तो बी चलेगा। ठीक है ना, जब उसे पता ही नहीं होगा कि सी कब यहाँ पर क्रॉस करेगा, तो वो बी वाला कैसे इसको क्रॉस करके निकल जाएगा, तो पहले उसको सी के बारे में पता होना चाहिए। तो टाइम रिक्वायर्ड बाई सी, सी के लिए कितना टाइम चाहिए, तो इतनी यहाँ पर डिस्टेंस है, और 25 उसकी क्या है यहाँ पर, उसकी यहाँ पर 25 स्पीड है, तो यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ आसानी से। यहाँ पर 40 सेकंड मेरे पास टाइम है, 1000/25 मेरे पास 40 सेकंड निकल कर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से जब मुझे इसका टाइम पता चल गया, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसके लिए भी तो 1000 मीटर ही है, इसको भी 1000 मीटर ही जाना है, सेम यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम भी दोनों के लिए सेम है, 40 सेकंड ही यहाँ पर टाइम होने वाला है, क्योंकि 40 सेकंड में ये आएगा, तो इसको भी तो 40 सेकंड में जाना है, 40 सेकंड से पहले ही जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ यूजिंग सेकंड जो सेकंड यहाँ पर मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ मोशन की, तो यहाँ पर मेरे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू मेरे पास 1000 मीटर है, वी बी ए यू की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास वी बी ए आ जाएगा, और 40 यहाँ पर टाइम आने वाला है 40 सेकेंड हाफ, और ए बी ए हमको निकालना है, ये वाला इसका ही तो निकालना, मैं बी वाले का ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए बी ए आ जाएगा इंटू टाइम का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। वी बी ए मेरे पास 5 है, टी 40 है, हाफ ये मेरे को निकालना है, 40 यहाँ पर चीज़ें आ जाती है। जब मैं यहाँ पर ए बी ए कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास कितना निकल कर आता है, मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आता है। आई थिंक आपको ये चीज़ पता समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सा वाला ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, वैसे ये यार इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन तो इसको देना नहीं चाहिए, फिर भी दे दिया उसने, कैसे करेगा आदमी इतनी जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज द यूज एंड डिसयूज थ्योरी। यूज और डिसयूज थ्योरी किसने प्रपोज किया था। उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जे थॉमसन ने, या फिर फ्रेडरिक विल्सन विंस्लो टेलर ने, या फिर लेमार्क ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है राइट आंसर हो जाता है। लेमार्क जो थे उन्होंने यहाँ पर उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन आयरन। आयरन क्या है, आयरन एक मेटल है, तो मेटल कौन से बॉन्ड बनाएगा,
मेटल मेटेलिक बॉन्ड्स बनाएगा। सिंपल सी बात है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेटल्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं? मेटल यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है। हाँ, हाउ डू वी मेजर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल? जो ईंधन है हमारे पास, फ्यूल है, उसकी गुणवत्ता कैसे मापते हैं? तो उसकी गुणवत्ता मापते हैं यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से यहाँ पर उसकी क्या नापते हैं? गुणवत्ता नापते हैं। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा यहाँ पर फ्यूल होने वाला है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी वो उतना बेकार यहाँ पर फ्यूल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज? कौन डिकम्पोज हो जाएगा? प्लास्टिक वेस्ट डिकम्पोज होगा क्या? कभी डिकम्पोज होता है प्लास्टिक? नहीं होता। पत्ते? तो हाँ, पत्ते ही तो डिकम्पोज होंगे। स्टील डिकम्पोज नहीं होगा, आयरन डिस्कम्पोज नहीं डिकम्पोज नहीं होगा, पत्ते हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं आसानी से, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज राइट व्हेन रजिस्टर्स आर इन पैरेलल अरेंजमेंट? पैरेलल अरेंजमेंट कर दिया भाई हमने, तो पैरेलल अरेंजमेंट हमको पता है क्या होता है यार, 1/r। जो परिणामी हमको क्या निकालना होता है यहाँ पर? रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो वो कैसे निकलता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरीके से हम परिणामी क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं पैरेलल में। और सीरीज में जब होता है तो हमको पता है सीरीज वाले में क्या करना होता है, R=R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तो ये इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? ये वाला क्वेश्चन तो हटा दिया। हाँ, ये वाला देखते हैं। बिहार में स्थित पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? बिहार में। वो कौन सी है? तो वो है कांवर झील बर्ड सेंचुरी, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। ये चीज़ें भी देख लेना। करनाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ है? मायानी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये तीनों आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन हैं। ये तीनों आपको देखने हैं कि कौन सी जगह में ये स्थित हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये पूछ दिया उसने, अगली बार ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? कोई से भी पूछ सकता है यार। तो एक पेज में सारे के सारे अभ्यारण्य लिख लेना, एक बार नज़र फेर लेना उन पे, क्या पता दिमाग में छप जाए। ठीक है, सारे के सारे कोशिश करना कि पहले तो सारे याद हो जाएं, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी याद नहीं होता तो कम से कम दिमाग में एक बार नज़र पड़ी रहेगी उस पर, तो आप पेपर में क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसमें सही आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन बाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ। तो यार यहाँ पर क्या है? फोर्स। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनका प्रोडक्ट जो निकल कर आता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? वो होता है वर्क के बराबर। हमको पता है ये चीज़, तो कौन सी चीज़ यहाँ पर सही हो जाएगी? तो वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू उसके जो डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको कह देंगे हम कि ये क्या है, वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेडल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक एंड एबायोटिक? ठीक है, अकार्बनिक और अजैविक घटक है। तो अजैविक की बात कर देंगे तो एनिमल तो जैविक है, तृतीयक उपभोक्ता टेरिटोरियल कंज्यूमर्स ये भी जैविक हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर ये भी जैविक है। तो जो CO2 है, CO2 इज़ नॉट अ जैविक, CO2 क्या है? अबायोटिक है। क्या है? CO2 क्या है? अबायोटिक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड? जिनके पास एक या एक से ज़्यादा त्रिआबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो हमको पता है सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहा जाता है, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाता है? एल्काइन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको एल्काइन कहा जाएगा। और बढ़ते हैं अब आज के और इस पेपर के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न हमसे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम के क्या है यहाँ पर? थिक ऑक्साइड लेयर बनेगी, उसके बनने की प्रोसेस को क्या यहाँ पर कहने वाले हैं? तो उसको कहा जाता है एनोडाइजिंग, एनोडीकरण। क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। और यहाँ पर हमारा ये 17 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर होता है समाप्त। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब मैं आपको एक काम करना है, आपको
आपको मैं यहाँ पर भेजूंगा इस चीज़ का जो इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें टिक ऐसे ही पीडीएफ भेज दूंगा आपको जिसमें आंसर टिक नहीं किए रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको उसको दोबारा से यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या करोगे, इस पेपर को प्रैक्टिस करोगे ताकि आपका जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो सके, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मैं पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब इससे अगला वाला जो यहाँ पर पेपर सॉल्व करेंगे वो कौन सा और होने वाला है, वो होगा 18 जुलाई का जो यहाँ पर शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।